अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने थोड़ी सी जनरल बात करते हैं इसके बारे में। आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदेह है। हर चीज़ एक नॉर्मल लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है, या बेनिफिशियल है। कोई भी चीज़ अपनी एक ख़ास लिमिट से जब ऊपर जाती है या उससे डिक्रीज़ होती है तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। अब अगर हम मिसाल लें, हमारे जिस्म का जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल जो रेंज है उसकी 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, 100 से लेके 125 तक। अब अगर 125 से ऊपर शुगर लेवल जाएगा तो वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, या फिर 100 से नीचे आएगा तो भी वो नुकसानदेह है, ठीक है। आपने हमेशा कोटेशन सुनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसे एक्सेस हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, इस तरह हर चीज़ की कमी, किसी चीज़ में कमी भी जो है वो नुकसानदेह है, ठीक है। और जो होमोस्टेसिस है इंसान के अंदर वो मैकेनिज़्म है जो हर प्रोसेस जो इंसान के अंदर जो भी मैकेनिज़्म हो रहा है उसकी रेंज को नॉर्मल रखती है, ना उसको ज़्यादा होने देती है ना उसको कम होने देती है, ठीक है। ये रेंज नॉर्मल रखती है, ठीक है। अब होमोस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंसान के जिस्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बाहर की मौसम की जो उतार चढ़ाव हैं उस चेंजेस के लिहाज से उसको बचाती है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या है? किसी भी जानदार के इर्द गिर्द का माहौल, बेशक वो जानवर है या पौधा है या इंसान है, वो जहाँ रहता है उसके इर्द गिर्द का माहौल क्या है? उसका इन्वायरमेंट है। अब ऊपर डेफिनेशन में हमने होमोस्टेसिस की डेफिनेशन में दो तरह के इन्वायरमेंट देखे हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी अब दो तरह के इन्वायरमेंट हैं, एक जो है वो इंटरनल है और एक जो है एक्सटर्नल है। इंटरनल जो है वो इंटरनल का मतलब है इनसाइड द बॉडी, यानी जिस्म के अंदर, और एक्सटर्नल क्या है? आउटसाइड, यानी जिस्म के बाहर का इन्वायरमेंट जो है उसका बाहर की जो कंडीशंस हैं। इंटरनल में आ जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है, आपका शुगर लेवल आ जाता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल में लाइट आ जाती है, एयर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अब होमोस्टेसिस का क्या काम है? जो ये फैक्टर्स हैं, लाइट, एयर, टेम्परेचर, जब ये चेंज होंगे तो होमोस्टेसिस का काम है कि इनके उतार चढ़ाव इनकी बदलती हुई कंडीशंस के लिहाज से जो इंसान के अंदर के मैकेनिज़्म हैं उसके अंदर चेंजेस को मिनिमाइज़ करना, उसको नॉर्मल रेंज में लाना, ठीक है। और वो कंपोनेंट्स जो कि एक्सटर्नल चेंजेस से अफेक्ट हो सकते हैं, मतलब हवा, रोशनी और टेम्परेचर से जो कंपोनेंट्स हमारे जिस्म के अंदर चेंज हो सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं, वो हैं वाटर, सॉल्यूट, टेम्परेचर, ठीक है। पानी, सॉल्यूट और टेम्परेचर, ये कैसे हो सकते हैं? अब जो इंसानी जिस्म है वो आइसोलेशन में तो रह नहीं सकता, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक है। अब पानी जो इंसान इनटेक करता है, अगर वो पानी पी जाएगा उसके जिस्म के अंदर पानी की ज़्यादती हो जाएगी। अब फिर वो उसके नुकसान है। उसको नॉर्मल रेंज के लाने में कोई प्रोसेस होना चाहिए ना जो उसकी नॉर्मल रेंज में लाए। उसको जो जितना पानी उसको चाहिए उतना रख ले, और जो उसका ज़्यादा पानी है उसको एक्सक्रीट कर दे, ठीक है, इस तरह। इसलिए ये इन तीनों कंपोनेंट्स को जो नॉर्मल रेंज में लाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, और वो मैकेनिज़म्स हैं जो कि इन कंपोनेंट से जो एसोसिएटेड हैं, वो है सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो यानी वाटर, और रेगुलेशन यानी रेगुलेट करना, उसकी मेंटेनेंस करना, यानी वाटर की कंसंट्रेशन का बैलेंस रखना, उसको नॉर्मल रेंज में लाना, ठीक है। अब ओस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जो रेगुलेशन करता है ऑर्गेनिज्म उसके इन्वायरमेंट के दरमियान सल्यूट और वाटर और सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसकी रेगुलेशन करता है। यानी अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो जो किडनी है, ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो किडनी करेगी। अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो किडनी जो है वो जो एक्सेस पानी है उसको
एज अ वेस्ट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और जो पानी की जितना पानी चाहिए उसको उतना स्टोर कर लेगी, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन किसने करनी है? किडनी ने करनी है, ठीक है। आगे जो प्रोसेस है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो जो लफ्ज़ है वो टेम्परेचर को डिनोट करता है और रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है, जो दर्जा हरारत की रेंज है, उसको इसने मेंटेन करना है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ नॉर्मल रेंज। अब यूजुअली आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो इंसान का ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर रेंज क्या है? 37.6 है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। इतना जो है वो नॉर्मल है और फ़ारेनहाइट में 98 है, ठीक है। अब थर्मो रेगुलेशन जो है उसका काम है कि उसने ये नॉर्मल रेंज जो 37.6 है इसको मेंटेन ही रखना है, ठीक है। ना उससे ज़्यादा होने देना है और ना कम होना देना है। जो जैसा कि अब हम देखते हैं कि बाहर जो है सर्दी हो गई है, अगर सर्दी हो गई है, कोल्ड वेदर आ गया है, तो कई लोग वो जो होते हैं कि उनको बुखार हो जाता है, ठीक है। उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है या डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। तो इसका मतलब है उनका होमोस्टेसिस का प्रोसेस जो है या थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उन्होंने सही से काम नहीं किया, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आया जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ है, ठीक है। अब अगला मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट है जो भी कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, वो एक्सक्रीट हो जाएगी आउट ऑफ द बॉडी। अब जो थर्मो रेगुलेशन जैसे ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो किडनी परफॉर्म कर रही है, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस सेंड करेगा मैसेज कि जो है मैसेज सेंड करेगा कि टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक्सक्रीशन जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि है वो आगे किडनी करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, वो कहता है कि ये सिर्फ जो है ऊपर हमने कहा कि वाटर सोल्यूट और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है होमोस्टेसिस का प्रोसेस, लेकिन इसके अलावा होमोस्टेसिस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स की भी अमाउंट को या कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अब हार्मोन्स क्या हैं? अब हार्मोन्स जो होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे खून के अंदर सक्रीट होते हैं और ये ट्रैवल करते हैं एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में, ये ट्रैवल करते हैं और जाके अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब आपको पता है हार्मोन की एग्जांपल अगर हम लें, थायराइड है हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन का क्या काम है? वो शुगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाँ, और जो मेटाबोलाइट हैं, मेटाबोलाइट जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं, यानी जो हम वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें ज़रूरत है या या हम यूज़ करते हैं या तब जब हम खाना ब्रेक डाउन होती है या फिर जब वो ब्रेक डाउन होती है तब वो फॉर्म होते हैं। मेटाबोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो होमोस्टेसिस का प्रोसेस है वो हार्मोन्स को भी और मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन को भी नॉर्मल रेंज में रखता है। अब अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन, कोई भी हार्मोन है वो हमारी बॉडी में एक अमाउंट से ज़्यादा बढ़ी जा रहा है तो वो स्पेसिफिक काम जो हार्मोन करता है उससे रिलेटेड डिजीज़ हो जाएगी। अगर देखिए इंसुलिन है, इंसुलिन पैंक्रियाज ने इंसुलिन ज़्यादा बनाना शुरू कर दी है, शुगर लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो जब ज़्यादा होगा तो बंदे इंसान को डायबिटीज़ हो जाएगी, उसको मतलब बीमार हो जाएगा। कोई भी हार्मोन अगर अपनी रेंज में जा रहा है तो वो नुकसानदेह है, वो कोई भी आगे बीमारी काज करेगा। मेटाबोलाइट भी ऐसे ही हैं, ठीक है। आगे हमारा है होमोस्टेसिस का यहाँ पे है कंट्रोल सिस्टम। आज हमने इसमें कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ना है। कंट्रोल सिस्टम यानी वर्ड से शो हो रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसको हम जो कंट्रोलेबल है यानी मैनेजेबल है। इसकी डेफिनेशन है कंट्रोल सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ डिवाइस और सेट ऑफ डिवाइसेस दैट मैनेजेस, कमांड, डायरेक्ट और रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइस सिस्टम टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक अबूर हासिल है, जिसको हम
टोटली कंट्रोलेबल है। हमने अपना कोई जो हमें जो चीज़ चाहिए उसको हासिल करने के लिए हमने एक ख़ास रेंज उसमें रखी है कि जैसा कि अगर हम देखें, हम ले लेते हैं एग्जांपल ओवन की, ठीक है। ओवन की एग्जांपल ले लेते हैं और हमने केक बेक करना है, ठीक है। उस केक बेकिंग के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो 360 डिग्री तक चाहिए फॉर एग्जांपल। तो ठीक है, हमने लिमिट सेट कर दी है ओवन में 360 डिग्री टेम्परेचर में की, ठीक है। अब केक को बेक होने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। अगर ओवन में जो है इस 360 डिग्री से टेम्परेचर जो है प्री हीट हमने कर, इससे ज़्यादा हमसे हो गया है प्री हीट, तो केक जल जाएगा, ठीक है। तो केक जल जाएगा। अगर तो 360 डिग्री मेंटेन नहीं हुआ टेम्परेचर हमसे ओवन में, वो कोई 300 या 230 तक टेम्परेचर मेंटेन हुआ है, तो केक बेक नहीं होगा, वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। इस तरह जो लिमिट्स हमें एक चीज़ को बनाने के लिए या एक चीज़ को हासिल करने के लिए हमें एक चीज़ लिमिट चाहिए, वो मेंटेन करके हम वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करते हैं, उस सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जो है कंट्रोल सिस्टम्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। जो रिसेप्टर होता है उसने जो चेंज आया है उसको डिटेक्ट करना है, उसने सेंस करना है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर है जो उसने मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है कि ये चेंज आ गया है, इसके मुताबिक कोई मॉडिफिकेशन या चेंज किया जाए, ठीक है। अफेक्टर है, अफेक्टर ने वो मैसेज को रिसीव करके वो चेंज परफॉर्म करना होता है। मिसाल के तौर पे रिसेप्टर है, उसने सेंस किया है कि बाहर जो है गर्मी बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। अब उसने ब्रेन को मैसेज सेंड किया है, ब्रेन ने मैसेज आगे सेंड किया है मैसेज के गर्मी बहुत है। तो अब गर्मी बहुत है, गर्मी से बचने के लिए एक मैकेनिज़्म किया जाए। गर्मी से बचने के लिए मैकेनिज़्म क्या होगा कि कूलिंग इफेक्ट हो, ठीक है। अब जो है हमारा ब्रेन है वो मैसेज सेंड करेगा, हमारी बॉडी जो है कूलिंग इफेक्ट करेगी, तो जो अफेक्टर है एट द रिज़ल्ट हमें कूलिंग इफेक्ट दे देगा, ठीक है। यानी अफेक्टर जो है वो हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। रिसेप्टर जो है वो चेंज को डिटेक्ट करेगा, अफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म यानी अगर आप फीडबैक मैकेनिज़्म, अब अगर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो जो आपका आगे से रिस्पॉन्स होगा वो फीडबैक है, ठीक है। यानी अगर आप मुझे जो आप मुझे कोई कमेंट देते हो कि मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करूँ, तो वो आपका फीडबैक है, ठीक है। अब फीडबैक जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। आपके टेक्स्ट में जो है वो फीडबैक का प्रोसेस जो है ये इन्हीं कंपोनेंट्स के ज़रिए से होगा, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स के ज़रिए से ये होगा। आपके टेक्स्ट में नेगेटिव फीडबैक का जिक्र है, तो नेगेटिव फीडबैक या इन्वर्स फीडबैक आपके टेक्स्ट में जो है, जो सेकेंड ईयर की बायो की बुक है उसमें इन्वर्स फीडबैक का वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब मनफी, उल्ट जो फीडबैक होगा वो इसका मुराद है, ठीक है। ये बायोलॉजी में अक्सर होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो ही जो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का लीड्स टू डिक्रीज इन द रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट है वो कमी कर देती है रिएक्शन में, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखें जो आपकी बुक में मेंशन है, ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम है जिसमें हमारे पास दो जो है ये पॉइंट है, इसमें हमें ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है यानी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, ठीक है, जो बाहर का माहौल है। तो हम जैसे मैंने बताया कि बाहर का माहौल है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, चेंजेस ज़्यादा होते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो चेंज ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब सर्दी है, मतलब अगर सुबह के टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है तो हो सकता है कि शाम के टाइम बारिश हो जाए, वेदर कंडीशंस चेंज हो जाएं, यानी प्रोबेबिलिटी है जो है चेंजेस की वो ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज का, ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन वाइड रेंज, तो इसका मतलब है कि जो चेंजेस है
वो वाइड रेंज में होंगी। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है, ये कंट्रोल सिस्टम है, और ये जो हमें यहाँ ये हमारे इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर शो किया हुआ है। ठीक है, इनसाइड बॉडी जो है इन्वायरमेंट है। अब बॉडी के भी आगे उन्होंने ये जिस्म के अंदर सेल के इन्वायरमेंट को शो किया है। अब कहता है जो बॉडी का इन्वायरमेंट है उसमें जो है फ्लक्चुएशंस को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है नैरो रेंज तक। मतलब होमोस्टेसिस का प्रोसेस हुआ, जो चेंजेस आए बाहर वो अंदर तक ना ज़्यादा हो, उसकी रेंज को उसने लिमिटाइज कर दिया है। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जो सेल का इन्वायरमेंट है, बॉडी के इन्वायरमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि अब सेल के इन्वायरमेंट में जब वो जाएगा तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी और लिमिट आ जाएगी, यानी जो बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं उसका अफेक्ट सेल के इन्वायरमेंट में मिनिमम से मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल सिस्टम है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है आज का लेक्चर होमोस्टेसिस का और कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक, ये समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। अगर आपकी फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया है या किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।